ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको क्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की थी, तो उसमें कुछ व्यवधान पड़ने के कारण क्रिया जो है वो पूरा नहीं हो पाया था। टॉपिक थोड़ा सा शेष रह गया था, तो उसको मैं इस वीडियो में आपको जो है वो बता रहा हूँ। जैसे चल रहा था उसमें नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया जब क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण के साथ मिल करके कार्य करती है, तब उस क्रिया को नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे भस्म करना, यहाँ पे भस्म जो है संज्ञा है और करना जो है क्रिया है। दूसरा उदाहरण है निराश होना। तो इसमें निराश जो है वो विशेषण है और होना जो है वो क्रिया है। इस तरीके से संज्ञा और विशेषण के साथ में मिल करके क्रिया जब कार्य करती है, तो उस क्रिया को हम जो है वो नाम बोधक क्रिया करते हैं। तो उसके बाद है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता किसी एक क्रिया को समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है, तो इस प्रकार की क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए कि उसने नहाकर भोजन किया। वाक्य है उसने नहाकर भोजन किया। अब यहाँ पे नहाने की क्रिया जो है वो समाप्त करने के बाद जो है वो कर्ता क्या कर रहा है, भोजन करने की क्रिया में प्रवृत्त हो रहा है। एक क्रिया को समाप्त करने के पश्चात जो है वो दूसरी क्रिया को वह प्रारंभ करता है, चालू करता है, प्रवृत्त होता है। इसलिए इस प्रकार की क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जानते हैं। एक क्रिया और है, उसमें है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया संयुक्त क्रिया जब दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ में प्रयुक्त होती हैं, तो इस प्रकार की क्रिया को हम संयुक्त क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मोहन पढ़ सकता है। अब मोहन के द्वारा पढ़ने की क्रिया हो रही है। पढ़ना जो है एक क्रिया है यहाँ पे, और उसके बाद जो है वो दूसरी क्रिया जो है वो सकना है। दो दो क्रियाओं का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, दो दो क्रियाएं जो है साथ में आई हैं, इसलिए यह क्रिया जो है वो संयुक्त क्रिया के नाम से जाना जाता है इस क्रिया को। उसके बाद है एक और देखिए, वह
कार्य कर डालता है। अब इस वाक्य में उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, ये कार्य करना जो है ये क्रिया है। उसके बाद दूसरी क्रिया साथ में ही प्रयुक्त हुई है, डालना। दो क्रियाएं इस तरीके से साथ में ही आई हैं, इसलिए इस क्रिया को संयुक्त क्रिया के नाम से जानते हैं, संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया का जो चैप्टर है वो पूरा हुआ। अब हम आते हैं काल पे। क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिसके द्वारा क्रिया का होने वाला समय और उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, उसे हम जो है वो काल कहते हैं। काल जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यत काल। वर्तमान काल। वर्तमान काल उस काल को कहते हैं जिसमें कार्य की क्रिया के द्वारा जो है क्रिया का व्यापार और क्रिया की निरंतरता का पता हमें चलता है। उस काल को जो है हम वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। जैसे वह खाता है, यहाँ पे उसके द्वारा जो है वो खाने की क्रिया जो है वो चल रही है, वह खा रहा है। तो यह वाक्य जो है वो वर्तमान काल के तहत जो है वो आता है। उसके बाद है, अब वर्तमान काल के अनेक भेद हैं, उन भेदों के बारे में आपके समक्ष जो है वो चर्चा कर रहे हैं। पहला है सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा हमें क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह आता है, वह आता है। जैसा कि मैंने अभी बतलाया वर्तमान काल की परिभाषा के बाद उदाहरण, कि यहाँ पे कार्य जो है वो आरंभ हो चुका है। वर्तमान काल की क्रिया के द्वारा कार्य जो है वो आरंभ हो चुका है, इसके लिए यह वाक्य जो है वो सामान्य वर्तमान काल के तहत है। तो उसके द्वारा आने की क्रिया जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। उसके बाद दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा यह ज्ञात हो कि क्रिया जो है वो वर्तमान काल में चल रही है। इस प्रकार की क्रिया को हम तात्कालिक वर्तमान काल के तहत जो है वो रखते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं,
यहाँ मेरे द्वारा पढ़ने की क्रिया जो है वो चल रही है वर्तमान में। इसके लिए यह वाक्य जो है वो तात्कालिक वर्तमान काल के तहत जो है वो आता है। उसके बाद जो है वो दूसरा है पूर्ण वर्तमान, अगला है पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान काल उसे कहते हैं कि जिससे उस क्रिया से जो है वो जो कार्य हो रहा है उस कार्य की सिद्धि का जो है पूर्ण ज्ञान हो, पूर्ण बोध हो, उस क्रिया को हम जो है पूर्ण वर्तमान काल के तहत जो है वो रखते हैं। जैसे वह आया है, अब उसके द्वारा जो आने की क्रिया है वह आने की क्रिया जो है वो वर्तमान काल में जो है वो पूर्ण हो चुकी है। इसके लिए यह वाक्य जो है वो पूर्ण वर्तमान काल के तहत है। उसके बाद जो है दूसरा एक वाक्य और देखिए, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। यहाँ पे बालक के द्वारा जो पुस्तक पढ़ने की क्रिया है वह क्रिया जो है पूर्ण रूप से संपन्न वर्तमान काल में संपन्न हो गई है। इसके लिए यह वाक्य जो है, यह क्रिया जो है वह पूर्ण वर्तमान काल के तहत जो है वह आती है। उसके बाद अगला है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में क्रिया के पूर्ण होने में जो है वो संदेह बना रहता है कि क्रिया पूरी होगी अथवा नहीं होगी। जैसे वह आता होगा, एक वाक्य को देखिए, वह खाता होगा। अब जब वह सर्वनाम के द्वारा जो है वो खाने की क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, लेकिन इस क्रिया के पूरा होने में संदेह है। रमेश जो है वो रमेश पुस्तक पढ़ता होगा। पुस्तक पढ़ने की क्रिया जो है यद्यपि वर्तमान काल में हो रही है, किंतु इस क्रिया के पूर्ण होने में संदेह है। इसके लिए ये वाक्य जो है वो संदिग्ध वर्तमान काल के तहत जो है वो आते हैं। इसके बाद है संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान जो है वो क्रिया का वह रूप है जिसमें कार्य के पूरा होने की पूरी संभावना रहती है। इस तरीके की क्रिया को, इस तरीके के वाक्य को जो है हम संभाव्य वर्तमान काल के तहत जो है वो रखते हैं। जैसे वह आया हो। अब उसके द्वारा जो है जो आने की क्रिया है वह उसकी पूरी संभावना है। इसके लिए यह वाक्य जो है
वो संभाव्य वर्तमान काल के तहत जो है वो आता है। जैसे वह लौटा हो। अब उसके द्वारा जो है वो जो क्रिया है वह पूरी संभावना है कि वह क्रिया जो है वो वर्तमान काल में ही पूर्ण होगी। इसके लिए जैसे वाक्य जो है वो संभाव्य वर्तमान काल के तहत आते हैं। उसके बाद जो है वो है भूतकाल। भूतकाल क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात हो कि क्रिया जो है वो क्रिया के द्वारा जो है कार्य की समाप्ति का ज्ञान हमें हो, कार्य की समाप्ति का हमें बोध हो। इस प्रकार की क्रिया को हम भूतकाल की क्रिया कहते हैं। इस तरीके के वाक्य को हम जो है भूतकाल के तहत जो है वो रखते हैं। जैसे राम जा चुका था। अब इस वाक्य में राम के द्वारा जो जाने की क्रिया है वह क्रिया जो है वो बीते हुए समय में वो पूर्ण हो चुकी है। इसके लिए इस प्रकार का वाक्य जो है यह क्रिया जो है वो भूतकाल की क्रिया कही जाएगी। भूतकाल के भी कई भेद होते हैं। पहला इसमें है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्रिया का वह रूप जिससे समय की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो कि वह क्रिया जो है वो कब समाप्त हुई बीते हुए समय में, तो ऐसी क्रिया को हम सामान्य भूतकाल की क्रिया के तहत रखते हैं। जैसे मोहन आया। राधा गई। दो वाक्य में आपके समक्ष यहाँ पे रख रहा हूँ। मोहन द्वारा जो है वो आने की क्रिया बीते हुए समय में हुई, लेकिन यह क्रिया जो है कब हुई इसका स्पष्ट समय का ज्ञान नहीं हो रहा है। और उसके बाद जो है दूसरा राधा के द्वारा जो है वो जाने की क्रिया हो रही है, हुई बीते हुए समय में, लेकिन यहाँ भी जो है समय का स्पष्ट ज्ञान नहीं मिल रहा है कि राधा कब गई। तो या इस प्रकार की क्रिया जब होती है तो वो सामान्य भूतकाल के तहत जो है वो होती है। उसके बाद दूसरा है आसन्न भूत। आसन्न भूतकाल की क्रिया उस क्रिया कहते हैं कि जिसमें हमें जो है वो कार्य की समाप्ति जो है वो तत्काल सूचित वह क्रिया करती है, उसे जो है हम आसन्न भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने आम खाया है। यहाँ पे यह वाक्य देखने पर ऐसा ज्ञात होता है कि यह जो है वर्तमान काल का वाक्य है, लेकिन यह जो है वो आसन्न भूतकाल का वाक्य है। आसन्न भूतकाल में जो है क्रिया जो है वो तत्काल ही समाप्त हुई है। अब यहाँ पे मेरे द्वारा जो है वो जो आम खाने की क्रिया है वह जो है अभी तत्काल ही वह समाप्त हुई है वह क्रिया। इसके लिए इस प्रकार की क्रिया को हम आसन्न भूतकाल की क्रिया के तहत जो है वो रखते हैं।
उसके बाद अगला है पूर्णभूत। पूर्णभूत काल। पूर्णभूत काल की क्रिया उस क्रिया को कहते हैं कि जिसमें कार्य करने के समय का हमें स्पष्ट ज्ञान होता है कि कार्य जो है वो कब बीते हुए समय में कब पूरा होता है, उसका हमें जो है वो पूरी तरीके से बोध हो, पूरी तरीके से ज्ञान हो। उस तरीके के वाक्य को, उस तरीके की क्रिया को हम जो है पूर्णभूत काल की क्रिया के तहत रखते हैं। जैसे रमेश आया था, एक वाक्य है कि रमेश आया था। रमेश के द्वारा जो है वो आने की क्रिया बीते हुए समय में वो पूर्ण हुई और यह इस क्रिया के द्वारा जो है स्पष्ट बोध हो रहा है कि इस क्रिया को समाप्त हुए काफी समय जो है वो व्यतीत हो गया है और समय का पूर्ण ज्ञान हो रहा है। इसके लिए यह क्रिया जो है पूर्ण भूतकाल के तहत जो है वो रखी जाएगी। एक है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल की क्रिया उस क्रिया को कहते हैं कि जिसमें क्रिया जो है वो हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का जो है वो हमें ज्ञान नहीं होता है कि क्रिया जो है वो कब समाप्त हुई। तो इस प्रकार की क्रिया को हम अपूर्ण भूतकाल के तहत रखते हैं। जैसे रमेश खाना खा रहा था। अब यहाँ पे वाक्य है रमेश खाना खा रहा था। अब रमेश के द्वारा बीते हुए समय में खाने की क्रिया चल रही थी। अब यहाँ पर जो है यह ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि वह क्रिया जो है वो बीते हुए समय में कब समाप्त हुई। इसके लिए जब इस तरीके की क्रिया होती है तो उस क्रिया को हम जो है अपूर्ण भूतकाल के तहत जो है वो जानते हैं, अपूर्ण भूतकाल के तहत जो है वो रखते हैं। एक और है इसमें हेतु हेतु मद्भूत। हेतु हेतु मद्भूत काल उस क्रिया को कहते हैं कि जहां पर क्रिया होने वाली थी, कार्य होने वाला था, लेकिन किसी भी व्यवधान के पड़ जाने के कारण, किसी कारणवश जो है वह क्रिया जो है वह पूरी नहीं हो पाती, तो उस क्रिया को हम हेतु हेतु मद्भूत काल की क्रिया जो है वो कहते हैं। जैसे तू जाता तो वह आता। अब यहाँ पे दो क्रियाएं हैं, जाने की क्रिया और आने की क्रिया, लेकिन एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया पर आधारित है। अगर यहाँ पर जो है उसके द्वारा जाने की क्रिया होती तो वह जो है वह आता, उसके द्वारा आने की क्रिया तब संपन्न होती, लेकिन उसके वह गया नहीं, इसके लिए वह आया नहीं। इसके लिए इस प्रकार की क्रिया जो है वो हेतु हेतु मद्भूत काल के तहत जो है वो आती है। काल में जो है अभी भविष्यत काल जो है वो बच रहा है। भविष्यत काल जो है अगले वीडियो में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।